नमस्कार आप सभी को। नमस्कार। नमस्ते सर। तो सर्वप्रथम मैं पूरा सभा परिवार, रिस्पेक्टेड आचार्य मैम, रिस्पेक्टेड सर, आप सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें आमंत्रित किया इस करियर गाइडेंस प्रोग्राम। और जैसे कि सर ने बताया, मैं रुद्र प्रसाद सेवानी फाउंडर ऑफ गुरु। मेरा एक छोटा सा कोचिंग है, गाँव में जाकर बच्चों को मैं पढ़ाता भी हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे छोटे मोटे स्कूल लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी कराते हैं सजेशन के लिए, और साथ ही साथ करियर काउंसलिंग का भी काम करते हैं हमारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन आगे भी होते हैं। तो आज ये सादा परिवार आपके लिए करियर गाइडेंस का प्रोग्राम क्यों कंडक्ट कराया है, क्यों कराया गया है, ये बहुत मुद्दे की बात है। सबसे पहले यही समझना पड़ेगा कि आचार्य मैडम ने जरूरी क्यों समझा कि आपके लिए करियर गाइडेंस प्रोग्राम कंडक्ट करवाया है। तो उसको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँ। देखिए, आप सभी को पता है कि सीता माता जो है लंका में, समुद्र था बीच में, समुद्र के इस पार पूरा राम की सेना। अब जाना है उस तरफ देखने के लिए कि सीता माता है कि नहीं। हमको लग रहा है कि लंका में है, लेकिन कंफर्म तो है। और जबरदस्ती बिना जाने अगर पार करके चले भी जाए, जाने का तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तो कैसे ना कैसे करके कोई एक जाके पता करके आए। तो उसमें डिसाइड हुआ कि हनुमान जी जाएंगे और पता करके आएंगे। तो हनुमान जी को बोला गया कि आप जाओ और पता करके आओ कि सीता माता वहाँ है कि नहीं। बोले कि मैं कैसे कर सकता हूँ, ओके नहीं। बोले कि तुम ही जा सकते हो। बोले भैया कैसे, इतना बड़ा समुद्र कैसे लाते हो। तो जामवंत जी बोलते हैं कि आप उड़ सकते हो। बोले सच सच में? हाँ, मुझे नहीं पता मैं उड़ सकता हूँ। तो जामवंत जी बताइए नहीं उड़ सकते हो, आपको वरदान मिला है कि आप उड़ सकते हो। बस कुछ कारणवश जो है आपके बचपन में कुछ नटखटपन के कारण उस चीज़ को वो सकती है, वो जो चीज़ें हैं वो भुला नहीं रही, लेकिन जरूरत पड़ने पर आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो जामवंत जी जो है हनुमान जी को वो शक्ति याद दिलाते हैं। उसी प्रकार आप महाभारत में गीता वाला जो पोर्शन है उस पर अगर आप ध्यान से देखें तो महान धनुर्धर अर्जुन वहाँ पर कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए खड़े हैं। उनके पास बल भी है, वो महान धनुर्धर भी है, उनको कोई हरा नहीं पाया आज तक, लेकिन उनका मन उनका साथ नहीं दे रहा है। और उस टाइम श्री कृष्ण जी को गीता का ज्ञान देने की आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है कि हम सबके पास पोटेंशियल है, हम सबके पास टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को एक सही दिशा प्रदान करने के लिए करियर गाइडेंस प्रोग्राम की ये जो आयोजन किया जा रहा है उसकी जरूरत इसलिए। हम बात करते हैं कि जीवन में हम हर किसी का कोई ना कोई एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए, कोई ना कोई एक सपना जरूर होना चाहिए। और क्यों सपना होना चाहिए ये भी बात करते हैं। कोई ना कोई लक्ष्य क्यों होना चाहिए ये भी बात करना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप एक कंडीशन इमेजिन करें कि आप रेलवे स्टेशन में जाएँ और बोले कि सर मुझे टिकट दे दीजिए। टिकट काउंटर में जाए और बोले सर मुझे टिकट दे दीजिए। दे देगा टिकट आपको? क्या पूछेंगे आपको, कहाँ का चाहिए? आप बोलोगे नहीं मुझे तो नहीं पता, टिकट दे दीजिए। आप कैसे बोलोगे? आपको टिकट दे दिया जाए? या फिर अगर दे भी दिया जाएगा टिकट आपको, तो क्या जरूरी है कि आप वहीं पहुंचोगे जहां पहुंचना चाहते हो? कोई गलत जगह पहुंच सकते हो क्या? आपने बताया ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है, कहाँ पर टिकट चाहिए, आपने बताया ही नहीं। अब आप अपने मर्जी से करें। जैसे कि आज आपके अड़ोस पड़ोस वाले बोलते हैं कुछ भी कर लो, क्या दिक्कत है, इसमें भी करियर है उसमें भी करियर है, कुछ भी कर लें, तो क्या आप सही जगह पहुंचोगे? नहीं। तो आपको कहीं पहुंचना है, उसके लिए ये जानना जरूरी है कि कहाँ पहुंचना है, फिर उसके बाद जरूरी होता है कि कैसे पहुंचना है। तो ये कहाँ और कैसे का जो सफर है वो बताने के लिए हमारे कुछ नॉलेज साहू सर भी हैं जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझाएंगे मेरे बात। तो हम ये बात कर रहे थे कि हमारे जीवन में लक्ष्य का होना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक हमको लक्ष्य निर्धारण नहीं करेंगे तब तक हम सही डायरेक्शन पर चलेंगे नहीं और सही समय पर नहीं चलेंगे। इसलिए लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। अब लक्ष्य कैसा हो, पहले तो ये पता चल गया कि लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि लक्ष्य बड़ा से बड़ा होना चाहिए और इस दुनिया में सबसे बड़ा लक्ष्य आपका ही होना चाहिए। और आप बिल्कुल जो लक्ष्य सेट करेंगे, जो गोल सेट करेंगे वो आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि सबके अंदर पोटेंशियल है कि आप वो लक्ष्य, वो जो एम, वो जो गोल डिसाइड करेंगे यू कैन अचीव।
तो लक्ष्य बड़ा क्यों होना चाहिए, मैं छोटे से कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। एक गांव का लड़का रहता है और वो अपने रिलेटिव्स के यहाँ, शहर का लड़का रहता है और अपने रिलेटिव्स के यहाँ वो एक गांव में जाता है। वहाँ पर 2-3 दिन रहता है और एक दिन सुबह कुछ वहाँ गांव में बहुत हलचल मच जाता है, बहुत ज़्यादा। सब इधर उधर भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बचाओ 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 बचाओ। तो ये जो लड़का जो शहर से गांव गया है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या है। सब भाग रहे इधर उधर, छोड़ छाड़ के भाग रहे हैं। वो अपने भाई से जो गांव में रहता है, तो भाई से पूछता है कि भैया हो क्या रहा है, क्यों भाग रहे हो। तो उसका भाई जो है पिछले हिस्ट्री बताता है उसको कि देखो क्या है ना कि यहाँ पर गोलियत नामक एक राक्षस है जो बहुत बड़ा है, साइज में इतना बड़ा है कि उसको कोई मारा नहीं जा सकता। और वो बीच बीच में गांव में आता है, गांव को तहस नहस कर देता है, तोड़ा फोड़ी मचा देता है पूरा, और लोगों को भी मार देता है। तो वो इतना बड़ा है तो इसलिए हम उसको मार तो सकते नहीं, तो इसलिए हम जान बचा के भागते हैं। देन जो शहर से जो भाई जाया रहता है वो बोलता है कि यार तुम ये क्यों सोचते हो कि वो बड़ा है तो मारा नहीं जा सकता। तुमको ये सोचना चाहिए कि वो इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया निशाना छूट ही नहीं सकता। पॉइंट टू नोट, समझ रहे हैं? आपको ये नहीं सोचना है कि वो इतना बड़ा है कि मारा नहीं जा सकता। आपको ये सोचना है कि इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया निशाना चूक ही नहीं सकता। इसलिए बड़ा सा बड़ा गोल सेट करें। जब आप बड़ा सा बड़ा गोल सेट करेंगे तो कहीं तो लगेगा, कहीं तो लगेगा। ये जो आपको दिख रहा है 2022 दिख रहा है, अगर मैं इस सर्कल के पास ये आपका लक्ष्य है, मैं वहां से आपको बोलूं कि आप टारगेट करिए, आप आसानी से टारगेट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। उस जीरो के बीच में टारगेट कर पाएंगे? एक नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल कर भी सकते हैं, उसकी भी चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, बट क्या जरूरी है कि हर इंसान वहां पर टारगेट कर सकता है? नो। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का पूरा टारगेट ही पूरा बोर्ड ही हो, पूरा बोर्ड, तो अगर कहीं से भी मारो, हर कहीं पर तो लगेगा, कहीं पर तो लगेगा। इसमें ये जो पूरा बोर्ड आ गया है, इसमें इंजीनियरिंग भी है, डॉक्टर का भी फील्ड है, फार्मेसी भी है, एग्रीकल्चर ऑफिसर भी है, IAS है, IPS, DSP है, सब है। तो कहीं तो अगर आपने बड़ा सा लक्ष्य सेट कर दिया तो कहीं तो लगेगा। तो लगा हुआ निशाना कभी भी चूक नहीं सकता। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि आपका कोई ना कोई सपना होना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि बड़ा सपना होना चाहिए और जीवन में सबसे बड़ा सपना आपका ही होना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिला दूं कि आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जिस प्रकार हनुमान जी को जब उनकी शक्ति के बारे में बताया गया, याद दिलाया गया, वो पूरा समुद्र लांघ के पता करके आगे की जैसे सीता माता हुई है। जिस प्रकार अर्जुन अपनी मन स्थिति, अपने कॉन्फिडेंस लेवल खो बैठे थे और उस टाइम जब श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया तो उतना बड़ा महान युद्ध जिता दिए। उसी प्रकार आप भी बहुत बड़े योद्धा हैं, आप भी अपने बहुत बड़े योद्धा हैं। हम सब के अंदर बहुत पावर है, हम सब के अंदर बहुत पोटेंशियल है, हम सब के अंदर बहुत सारी प्रतिभा है, जिसको एक सही दिशा देने की जरूरत है। जैसे कि एक छोटी सी पंक्ति में सुनाना चाहूँगा। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ है मेरे दोस्तों, क्योंकि इस दिए में तेल से भीगी हुई बातें तो है। तो ये आप सब जो है ना तेल से भीगी हुई बातें हैं, और हम क्या कर रहे हैं, एक चिंगारी देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप खुद प्रकाशित होंगे और इस पूरी दुनिया को प्रकाशमान करेंगे। तो हर किसी के पास एक सपना होना चाहिए, और मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सब के अंदर वो प्रतिभा है, हम सब के अंदर वो तेल से भीगी हुई बातें है, बस जरूरत है तो उसको एक चिंगारी पकड़ने की। जिस दिन एक चिंगारी हल्का सा उसको मिल गया चिंगारी, उस दिन आप पूरी दुनिया को प्रकाशमान कर देंगे। अपना नहीं, सिर्फ अपने घर का नहीं, पूरे भारत की परिस्थिति आप चेंज कर देंगे। इतना पावर हम सबके अंदर है। इसलिए अपना सपना रखें और अपने सपने का पीछा इतना करो, तब तक आपको कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। जब तक आप अपना गोल अचीव ना कर लो, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। और आप खान सर की एक लाइन बार बार सुनते होंगे कि अपने सपनों को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाकर दिखा। अपने सपनों को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाकर दिखा। लिख दे अपनी मेहनत से कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत, है दम तो दिखा। एरिया में रह रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, then we can't do that। ऐसा कुछ नहीं है, परिस्थिति कभी भी रोक नहीं सकता है। एक ही हालात में कुछ लोग खुद को तोड़ देते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। आपका चॉइस है कि आप खुद को तोड़ देने वाला अपने आप को तहस नहस कर दो आज से। जब
जब आपका विदाई समारोह हो जाए, आप 12वीं पढ़ के यहाँ से निकल जाओ और उसके बाद इस भीड़ में कहीं खो जाओ, खुद को तोड़ दो, या फिर कुछ ऐसा करो कि इतिहास तोड़ दो, इतिहास बना दो। चॉइस इज योर ऑफ। तो हमें हमेशा अपने लक्ष्य पे फोकस रहना चाहिए और उसी का पीछा करते रहना चाहिए। अदर चीज़ें जो डाइवर्ट करने की बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों से अगर आप थोड़ा बच के अगर लाइफ में चलना शुरू कर दिए तो आपका लाइफ बहुत सही ट्रेंड पे आने लगेगा और एक दिन आप जीवन में कुछ बड़ा अचीव जरूर करेंगे। तो इसलिए फुल फोकस होकर पूरा फोकस के साथ आप तैयारी करें। अब जैसे कि हमने बताया कि आपके पास एक गोल होना चाहिए, फिर हमने बताया कि आपके पास बड़ा गोल होना चाहिए, बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, फिर हमने बताया कि आप कोई अचीव कर सकते हो। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि करें तो करें क्या, गोल तो ये करो, क्या करें वो भी बताएंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आप 11th में हैं, 12th में हैं, कोई भी स्ट्रीम हो सकता है। ये जो आज का जो करियर गाइडेंस प्रोग्राम है मेनली मैथ्स बायो वाले लोग के लिए है, लेकिन बाकी स्ट्रीम्स के बच्चे अगर बैठे हैं यहाँ पर तो सबके लिए है, क्योंकि हम जो बात करेंगे वो ओवरऑल कॉमन बात करने वाले हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि हम मान के चले कि आप 12वीं पास हो गए हैं, तो 12वीं पास हो गए हैं तो अभी आप रिसेंटली अभी कुछ दिनों में बहुत सारे फॉर्म आने वाले हैं एंट्रेंस एग्जाम के। उन सभी एंट्रेंस एग्जाम को आप भरें और उस पेपर को दिलाएं। अब तो छत्तीसगढ़ सरकार को एंट्रेंस एग्जाम को भी फ्री कर दिया है, पहले 100-200 रुपये लगते थे, अब वो भी फ्री कर दिया, तो सभी पेपर दिलाएं। अब क्या क्या पेपर दिला सकते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगा। लास्ट में हम 10-15 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे। मैं और सर के द्वारा बताया गया जानकारी के बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप बिंदास पूछें, हम लोग अपने स्तर पर उसको बताने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले मैं बताऊं कि अगर आप मैथ से बायो वाले हैं तो सबसे पहले आप जा सकते हैं इंजीनियरिंग के फील्ड में। इंजीनियरिंग के लिए आपको 2 एग्जाम देना पड़ सकता है। अगर आप राज्य स्तरीय एग्जाम देना चाहें, अगर आप छत्तीसगढ़ के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो आप पीईटी दे सकते हैं, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट। पीईटी का सिलेबस क्या होगा, देखिए याद रखते चलिए मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। अभी आप 12वीं पास हो गए हैं, मैं मान के चलता हूँ, और अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग अगर करना चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा पीईटी, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट। पीईटी क्या होगा, पीईटी के एंट्रेंस एग्जाम में जो आप 11th-12th में जो पढ़े हैं वही फिजिक्स, वही केमिस्ट्री, वही बायोलॉजी, वही मैथ्स। तो मैथ्स वाले लोग को दिला सकते हैं पीईटी का एग्जाम, क्योंकि इंजीनियरिंग सिर्फ और सिर्फ मैथ्स वाले कर सकते हैं। तो उसमें जो क्वेश्चन आएगा 50-50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 50 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे। और लेवल क्या रहेगा, यही 11th-12th। तो अगर आप लोगों को वैसे कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है और अपने राज्य के कॉलेज में करना चाहते हैं, नहीं हमें तो बाहर नहीं जाना है, बड़े NIT IIT जैसे कॉलेज में नहीं करना है, फिर आप पीईटी का एग्जाम दिला सकते हैं। 150 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, उस एंट्रेंस एग्जाम को दिलाएंगे। MCQ टाइप का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब 4 ऑप्शन होगा, चारों में से एक सही होगा, उस पर आपको बबल करना है और उसके हिसाब से आपका नंबर आएगा, नंबर के हिसाब से रैंक डिसाइड होगा और रैंक के हिसाब से आपका कॉलेज डिसाइड होगा। और साथ ही साथ आपको ब्रांच भी चॉइस करने पड़ते हैं। लोकेश सर आपको कुछ ब्रांच के बारे में बताएंगे। इंजीनियरिंग के बहुत सारे ब्रांच होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं, माइनिंग, बहुत सारे ब्रांच है, बहुत सारे ब्रांच, मेकाट्रॉनिक्स, तो वो बाद में ब्रांच में हम डिटेल में आ सकते हैं। आज कम से कम आपके माइंड में ये ओवरव्यू हो जाना चाहिए कि आप क्या क्या एग्जाम दिला सकते हैं। जब हमने पहला बात किया कि आप पीईटी का एग्जाम दिला सकते हैं। सेकंड, अगर आपको IIT जैसे बड़े बड़े कॉलेज में इंजीनियरिंग करना है, देन आप JEE दिला सकते हैं, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, जो बहुत हाई लेवल का एग्जाम होगा। उसमें भी वही आएगा जो पीईटी में आएगा, बस लेवल का फर्क होगा, उसका पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है, उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के ही क्वेश्चन आएंगे। 11th-12th में जो पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट वही रहेगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। याद रखिए, जो 11th-12th के जो सिलेबस में है वही रहेगा, बस उसका पैटर्न बदल जाएगा, क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन का लेवल, वो सारा चीज़ बदल जाएगा। तो आप इंजीनियरिंग करने के लिए 2 एग्जाम दिला सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि बायोलॉजी वाले हैं वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो अगर आपका शौक है कि मैं दांत का डॉक्टर बनूँ, डेंटल, अगर आपको लगता है कि मुझे दांत का डॉक्टर बनना है, कुछ लोगों को लगता है कि मुझे होम्योपैथी का डॉक्टर बनना है, कुछ लोगों को मतलब अलग अलग प्रकार के डॉक्टर्स होते हैं, वेटरनरी डॉक्टर बनना है, तो जितने भी प्रकार के आपको डॉक्टर बनना हो, जितने भी प्रकार के डॉक्टर आपको बनना है, पहले अलग अलग एग्जाम होते हैं, अलग अलग MBBS करने के लिए अलग से, फिर और BDS और BAMS, BHMS, ये जितने भी अलग अलग प्रकार के एग्जाम हैं सबके लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम हुआ करते थे। लेकिन अब सभी चीज़ को मर्ज कर दिया गया, दैट इज नीट।
नीट का एग्जाम आपको दिलाना पड़ेगा अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का डॉक्टर बनना हो, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, डेंटल, जितने भी प्रकार का अगर आपको करना है तो आपको नीट का एग्जाम दिलाना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने कहा, इंजीनियरिंग में स्टेट लेवल पर भी होगा, राज्य स्तरीय भी एग्जाम होगा, पीईटी, और ओवरऑल भी होगा, ऐसा हमने कहा। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए हमारे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ नेशनल लेवल पर नीट का एग्जाम होगा। आपके पास स्टेट लेवल पे पहले होता था, पहले CPMT होता था, छत्तीसगढ़ प्री मेडिकल टेस्ट पहले होता था, अब नहीं होता है। ओके, तो आपको नीट दिलाना पड़ेगा। बहुत हाई लेवल का एग्जाम है। बहुत हाई लेवल का है मतलब ये नहीं है हारा वही जो लड़ा नहीं। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। तो कहने को मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि वो टफ है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप तैयारी दमदार होना चाहिए, तब आप उस एग्जाम को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अभी से तैयारी शुरू करें। अभी 12वीं अगर आप पास हो गए हैं, ये नाना नानी का जाने का नहीं है भैया, ये पढ़ने का है। उसके बाद पहले एक बार एग्जाम किसी कॉलेज में आपका एंट्री हो जाए, उसके बाद बल्कि घूमो ना, किसी सेमेस्टर ब्रेक जब मिलेगा, ईयर ब्रेक जब मिलेगा, उसके बाद घूमिए। जब एडमिशन नहीं हुआ रहेगा तब बीच में घूम के आइए। अभी नहीं घूमना है, अभी पूरा का पूरा आपको पढ़ाई पर फोकस करना है। तो नीट में भी, नीट का जब एग्जाम दिलाओगे, 2 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन रहेंगे, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन। ये थोड़ा वेरी हो सकता है, अलग अलग साल थोड़ा पैटर्न चेंज कर देता है, बट मोस्टली ऐसे होता है। तो आपका फिजिक्स, अब इसमें क्या क्या आएगा नीट में, फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन, ठीक है, 35 क्वेश्चन सॉरी। तो फिजिक्स के 35 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 35 क्वेश्चन, बॉटनी के 35 क्वेश्चन, जियोलॉजी के 35 क्वेश्चन, खंड आ में 35 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद उसका खंड ब भी रहेगा, जिसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से कोई 10 क्वेश्चन बनाना रहेगा सभी सेक्शन में। मैंने 4 सब्जेक्ट बताया, चारों सेक्शन में उतने क्वेश्चन रहेंगे। और पहला सेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है आपके पास, पहला सेक्शन में 35 है तो 35 बनाना पड़ेगा। लेकिन दूसरा सेक्शन में अगर 15 क्वेश्चन दे दिया है, यू कैन अटेम्प्ट एनी टाइम। लेवल बहुत हाई रहेगा, वो भी MCQ टाइप का ही होगा। ठीक है, तो पहला हमने जाना कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, चाहे किसी भी प्रकार का डॉक्टर बनना हो, अब नीट में मर्ज कर दिया गया है। आप नीट एग्जाम। अब मान लो किसी बच्चे को लगता है कि यार मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे तो मेडिकल के फील्ड में ही रहना है, लेकिन कुछ और करना है, देन यू कैन डू फार्मेसी, बी फार्मा करके भी होता है। 12वीं के बाद डी फार्मा होगा 2 साल का, और 12वीं के बाद बी फार्मा। उसके लिए आपको PPHD का एग्जाम देना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने बोला PET का एग्जाम देना पड़ेगा इंजीनियरिंग करने के लिए, उसी प्रकार अगर आपको फार्मेसी करना है, देन आपको PPHD का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। इसमें भी क्या आएगा, वही जो आप अभी पढ़ रहे हैं, 11-12 का ही आएगा। 50-50, 60-60 क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही रहेगा पैटर्न। जितने भी स्टेट लेवल के क्वेश्चन हैं 50-50 करके, और जो आप पढ़ रहे हैं वही। और मजे की बात ये है, या जानकारी वाली बात ये है कि जो फार्मेसी का एग्जाम होगा सिर्फ बायो वाले नहीं, मैथ्स वाले भी दिला सकते हैं। ये प्लस पॉइंट। मतलब अगर कोई मैथ्स वाला बंदा है या कोई गर्ल्स स्टूडेंट है, वो चाहता है कि मुझे फार्मेसी में जाना है, मैंने मैथ्स तो ले लिया लेकिन मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, मुझे फार्मेसी करना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, तब भी आप दे सकते हैं। तो कैसे होगा, अगर आप बायो वाले हैं तो बायो वाले हैं तो उसमें जो 50-50 क्वेश्चन आएंगे, तो 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के, 50 बायो। मैथ्स वाला स्टूडेंट अगर उस पेपर को देगा 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के, 50 मैथ्स के, तो दोनों दिला सकते हैं। मैंने सब एग्जाम दिला दिया, तो मैं अभी आपको जितने भी एग्जाम बताऊंगा, हर एग्जाम हम सबने दिया, रमेश सर ने भी दिया, मैंने भी दिया, जितने भी एग्जाम हम देते गए हैं। क्योंकि अपने आप को एनालिसिस करना जरूरी है ना, हम कितना कर पा रहे हैं, कितना बन पा रहे हैं, कितना अचीव कर सकते हैं। इसलिए हमने सब एग्जाम दे के ट्राई मारा कि किसमें होता है नहीं होता है। लक्ष्य को कोई एक था, लेकिन इन्वेस्ट एग्जाम दिलाने नहीं कहा जाता है। आपका तैयारी आपको मापना पड़ेगा कि कितना है आपका तैयारी, को आपको मेजरमेंट करना ही पड़ेगा ना। ओके, देन आप फार्मेसी कर सकते हैं। डी फार्मा करेंगे 2 साल का होगा, बी फार्मा करेंगे 4 साल का होगा। इससे फायदा क्या होगा, आप जितने भी मेडिसिन है, देखिए डॉक्टर तो इलाज कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर हम ठीक होने के क्या देता है, दवाई तो देता है ना, दवाई देता है। उसके पास अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बीपी चेक करना है अलग से इंस्ट्रूमेंट, शुगर चेक करना है अलग से इंस्ट्रूमेंट, हर चीज़ अलग अलग उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स की है और अलग अलग प्रकार की दवाई है। तो भाई ये सब बना कौन रहा होगा, कोई भी आदमी बना नहीं रहा होगा, बिना पढ़े लिखे लोग। तो ये बी फार्मा डी फार्मा पढ़े लिखे लोग जो हैं, आगे चल के ये जो मेडिसिन के जो फील्ड में है उसमें उन लोग रिसर्च करते हैं,
जो भी रिसर्च करने के बाद जो आउटकम्स आते हैं, कितने टेम्परेचर होने चाहिए, कितने प्रेशर होने चाहिए, कौन से टेम्परेचर में कौन सी चीज़ की मात्रा में होना चाहिए, ये सारा चीज़ का पढ़ाई आपको उस 4 साल में पढ़ाया जाएगा। और जब आपको जॉब लगेगा तब भी आप यही जॉब करेंगे। फूड इंस्पेक्टर जैसे भी जॉब ऑफ फार्मेसी के बाद वाला जॉब आप ले सकते हैं। देन आपके पास एक ऑप्शन हुआ नीट के बाद फार्मेसी। फिर अगर हम आते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, यहाँ पता है मुझे एग्रीकल्चर वाला कोई स्टूडेंट नहीं होगा, लेकिन आपको लग रहा होगा फालतू बात बताओ एग्रीकल्चर के बारे में, बट आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि एग्रीकल्चर के फील्ड में मैथ्स और बायो वाले भी जा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मान लो कोई बच्चा अभी तक मैथ्स में या बायोलॉजी से 12वीं तक का अपना पढ़ाई किया, लेकिन अब चाहता है कि नहीं यार मुझे ना मैथ्स जम रहा है ना तो फिर बायोलॉजी जम रहा है, मुझे ना थोड़ा सा ये पौधों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, फसलों के बारे में, फलों के बारे में पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, तो अब मुझे ये करना चाहिए। देन यू कैन गो, आप जो है पीएटी का एग्जाम दे सकते हैं, मैथ्स और बायो वाले दे सकते हैं। अगेन मैं बता दूं फिर से, उसमें 50-50 क्वेश्चन या 60-60 क्वेश्चन जैसे भी हो, 150 के अंदर या 200 के अंदर ही क्वेश्चन रहेंगे। और फिर वही बात, अगर आप मैथ्स वाले हैं और उस एग्जाम को दिला रहे हैं, देन अगेन मैथ्स वाले दिलाओगे तो 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के, 50 मैथ्स के। बायोलॉजी वाले दिलाएंगे अगर उस एग्जाम को, उसमें ऑप्शन देता है, फॉर्म भरने के टाइम आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो फिर से वही, अगर आप मैथ्स वाले हैं तो पीसीएम, बायो वाले हैं तो पीसीबी, और एग्रीकल्चर वाले हैं तो AG1, AG2, AG3। मतलब एग्रीकल्चर वाले के भी 3 सब्जेक्ट विशेष होते हैं और हिंदी इंग्लिश कॉमन होता है। फिर आप एग्रीकल्चर के फील्ड में भी जा सकते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कृषि विस्तारक अधिकारी। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो पीएटी जो एग्रीकल्चर का फील्ड है, उसमें बैंकिंग में रिजर्व रहते हैं कुछ पोस्ट। आपने ग्रामीण बैंक सुना होगा, अलग अलग रूरल बैंक सुना होगा, तो कुछ बैंक में जो पीएटी करके जो मतलब बीएससी एग्रीकल्चर जो 4 साल का करते हैं, मतलब आप उस एग्जाम को दिलाएंगे और जैसे नॉर्मल बीएससी करते हैं, फार्मेसी करते हैं, उसी प्रकार आप 4 साल का पीएटी का आपका बीएससी का आप कोर्स करेंगे, बीएससी एग्रीकल्चर उसको बोला जाएगा। और वो जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप कृषि विस्तारक अधिकारी बन सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, मतलब उसी फील्ड में। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आज हमारे पास टाइम लिमिटेड है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हम नहीं बता सकते। जितना कोशिश करें कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करें, इन शॉर्ट में वो मैं बताने की कोशिश करें। देन आपके पास एक ऑप्शन बचा पीएटी का, ठीक है, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, वो सबके सब मैथ्स बायो वाले और एग्रीकल्चर वाले इसको दिला सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन बचता है, हो सकता है जिनमें से कोई बच्चा जो है इंडियन आर्मी में जाना चाहता हो, नेवी में जाना चाहता हो, एयरफोर्स में जाना चाहता हो, देन यू हैव ऑलरेडी ऑप्शन। आपके पास ऑप्शन है कि 12वीं अगर आपने मैथ्स बायो या कोई भी स्ट्रीम से पास किया है तो आप एनडीए का एग्जाम दिला सकते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। तो 12वीं के बाद ये साल में 2 बार पेपर होते हैं, ठीक है। मैंने जो पीएटी पीपीएचडी वगैरह बताया वो साल में 1 ही बार होता है, लेकिन जो जेई बताया मैं साल में 2 बार होगा। सर पूरा डिटेल में बताएंगे उसके बारे में, है ना। और अभी जो मैं बता रहा हूँ एनडीए के बारे में, आप ध्यान से सुनिए। एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको यूपीएससी कंडक्ट कराता है इस एनडीए के पेपर को। और अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई करते हैं तो हम जो नॉर्मल कमांडो देखते हैं, नॉर्मल हमारे पास बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, जितने भी प्रकार के नॉर्मल इंडियन आर्मी के जो मैन हैं, अगर आप एनडीए निकाल के जाते हैं तो उनके ऊपर के अधिकारी बनेंगे। नॉर्मल कमांडो नहीं बनेंगे एनडीए निकाल, आप अधिकारी बनेंगे, ठीक है। लेफ्टिनेंट से शुरू होगा, धीरे से आप कैप्टन बनेंगे, धीरे धीरे करके आपका पद जो है इंक्रीमेंट होते जाएगा। आप ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर करके सुनते हैं ना, पिक्चर देखे होंगे तिरंगा ब्रिगेडियर है जो भी हो, ठीक है। तो जितने भी आपने सुना है, जितने भी पद बड़े बड़े, अगर आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में जो भी बड़े बड़े रैंक आप सुनते हैं, वो सब एनडीए, सीडीएस जैसे बड़े बड़े एग्जाम से मिलते हैं। मतलब आप वहाँ जाकर सीधा अधिकारी बनेंगे, नॉर्मल कमांडो नहीं बनेंगे। नॉर्मल कमांडो करना है, देन आपके पास एसएससी जीडी है, बीच बीच में बीएसएफ का, सीआईएसएफ का अलग से इंट्रेंस एग्जाम होते रहता है, भर्ती निकलते रहती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एनडीए के बारे में। एनडीए के पेपर में क्या आएगा, अगेन वही 11-12। तो एनडीए के जो पेपर होते हैं उसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर पूरा मैथमेटिक्स का होगा, पूरा मैथमेटिक्स का 200-300 नंबर का। और दूसरा जो होगा जनरल एबिलिटी होगा। जनरल एबिलिटी में पूरा सब्जेक्ट शामिल होगा। पूरा सब्जेक्ट शामिल होगा का मतलब क्या क्या शामिल होगा, उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं बोलना चाहिए मुझे, वो साइंस बोल देना चाहिए। क्योंकि जब हम फिजिक्स केमिस्ट्री बोलते हैं ना तो वो 11-12 लेवल में वो हाई हो जाता है, तो मुझे साइंस बोलना चाहिए। पहला में जो मैथ्स आएगा, पहला पेपर में एनडीए में एक ही दिन में 2 पेपर होगा। पहला पेपर में मैथ्स आएगा, वो पूरा 11-12 का रहेगा। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो
10वीं क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। मैक्सिमम जो है वो आपका मैथमेटिक्स 11-12 का होगा, जो आप आव्यूह, सारणिक अवकलन, समाकलन, ये जितना भी लिनियर प्रोग्रामिंग वगैरह सब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, द्विमीय ज्यामिति, ये सब वही सब आने वाले हैं। दूसरा पेपर में आपके विज्ञान में पूरा पोर्शन आएगा, विज्ञान क्या है मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान में पूरा आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पूरा का पूरा आएगा, और साथ ही साथ इंग्लिश। और सेकंड पेपर में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। पहला पेपर पूरा मैथ्स है, तो सेकंड पेपर में सोशल साइंस आएगा, साइंस आएगा, इंग्लिश भी आएगा और आपका जीके भी आएगा, लेकिन इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये एक ही दिन में रिटर्न एग्जाम होगा, और अगर आप रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं देन उसके बाद होगा SSB, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा आपका 5 दिन का इंटरव्यू होगा। उस 5 दिन के इंटरव्यू के प्रोसेस में क्या क्या होगा वो भी मैं हल्का हल्का बताते चलूँ, क्योंकि मैं पूरा समय मैं नहीं दे सकता, सर अभी बोल रहे हैं। 5 दिन का पूरा SSB है। उस 5 दिन में क्या क्या होने वाला है, पहला दिन आप जब जाओगे तो बस चेकिंग होगा, बस आप जाओगे, आपको बस चेस्ट नंबर दिया जाएगा और बस एक वेरिफिकेशन बस होगा। फिर सेकंड दिन से आपको एक पिक्चर दिखाया जाएगा और उस पर पूरा लिखना है, उसको पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है, मतलब आपको एक धुंधला सा चित्र दिखाया जाएगा और उस चित्र पर आपको लिखना है स्टोरी। बहुत सारे लोग रहेंगे, सारे कैंडिडेट रहेंगे, सभी को 30 सेकंड के लिए एक डायग्राम दिखाया जाएगा बोर्ड पर और आपको स्टोरी लिखने के लिए बोला जाएगा। और जब आप स्टोरी लिख लेंगे तो जितने लोग आपको पूरा लिखे हैं सबको आपको उस पर ग्रुप डिस्कशन करना होगा। तो पहला आपको ये पिक्चर वाला होगा, दूसरा उसमें आपको पर्सनल टास्क भी दिए जाएंगे, ग्रुप टास्क भी दिए जाएंगे, फिर ग्रुप डिस्कशन भी होगा। उसके बाद अलग अलग प्रकार के टास्क अलग अलग दिन होंगे, 5 दिन का होगा बोला, वो अभी शायद 3 दिन का हो गया है। तो हर दिन अलग अलग चीज़ होगा, हर दिन किसी दिन पिक्चर वाला हो रहा है, तो किसी दिन रिटर्न एग्जाम होगा, किसी दिन आपको पर्सनल इंटरव्यू में, किसी दिन आपको ग्रुप डिस्कशन में, और फाइनल राउंड होता है कॉन्फ्रेंस राउंड। कॉन्फ्रेंस राउंड के दिन आप अकेला बैठेंगे और पूरे जितने भी अधिकारी जो आपको 5 दिन तक ऑब्जर्व कर रहे होंगे सब के सब बैठ के आपके बारे में और कुछ पूछेंगे, या जितना पूरा मार्किंग किए थे वो सबको बताएंगे और फाइनल आपका सिलेक्शन होगा। और हाँ, एक चीज़ मैं बताया कि आप उस NDA का एक एग्ज़ाम एक ही है, लेकिन जा तीनों में सकते हो। जब फॉर्म भरोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि पहले आप किसमें जाना चाहोगे, तो मैं हमेशा भरता था नेवी। सेकेंड, अगर नेवी में नहीं, नेवी के लायक अगर नंबर नहीं आया तो किसमें जाना चाहोगे, तो बोले एयरफोर्स। और एयरफोर्स के लायक अगर रैंक नहीं आए तो क्या जाना चाहोगे, आर्मी। मतलब आपके ऊपर है, पेपर एक ही है, चॉइस तीनों है। कोई भी सेना में किसी भी प्रकार के डिफेंस सर्विसेज में आप उसमें जा सकते हैं, ये आपका चॉइस रहेगा। और जब फाइनल कॉन्फ्रेंस राउंड हो जाएगा, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, तो उस हिसाब से आपके प्रेफरेंस और आपके नंबर के हिसाब से आपको वो पद अलॉट कर दिए जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा शुरू में लेफ्टिनेंट से शुरू होगा वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर इस बार अगर आप चुन जाते हैं तो आप मान लो NDA नहीं दिला पाए, उसका आयु है 16.5 से 19.5 तक का, अगर आपका एज लिमिट है 12वीं, अगर आप कोई भी स्ट्रीम से पास किए हो तो आप उस एग्जाम को दिला सकते हो। बट ऑल्सो बी नोटेड, अगर आपको नेवी और एयरफोर्स में जाना है देन मैथ्स वाले ही जा सकते हैं। आर्मी में कोई भी जा सकता है, आर्ट वाला, कॉमर्स वाला कोई भी जा सकता है। बट इफ यू वांट टू गो नेवी और एयरफोर्स देन यू मस्ट बी पास फ्रॉम कहाँ से, मैथ्स और बायोलॉजी। ओके, ये कंफर्म है। बायोलॉजी की नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स। बायोलॉजी वाले लोग पिछड़ जाते हैं क्योंकि वो एक प्रकार का टेक्निकल हो जाता है, और टेक्निकल हो मतलब फिजिक्स और मैथ्स पढ़ना कंपलसरी हो जाता है। ओके, तो ये सारे कुछ एग्जाम हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम हैं। तो मैं अपने वालिद को यही विराम दूंगा। और मैंने जब अभी कोरोना काल चल रहा था, कोरोना जब आया था लास्ट 2019 में, तो हमारे फैमिली में सबके सब कोरोना पॉजिटिव थे, जिसमें मैं भी शामिल था। उसी दौरान मैंने एक कविता लिखा था, उस कविता को आप ध्यान से सुने और हो सके तो जिन लोग रिकॉर्ड कर रहे थे वो करके रखें और बार बार उसको सुने, क्योंकि उस कविता में आपको आपके लाइफ का साथ देखने को मिलेगा। और आपको ये भी चीज़ सीखना चाहिए, कभी भी जब आपके साथ लाइफ में बुरा हो रहा होता है तो आपने एक एड सुना होगा, जो आजकल शायद नहीं आता, मैं टीवी देखता नहीं तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक एड आता था, राग होने से अगर कुछ अच्छा होता है तो राग अच्छी है। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने से अगर कुछ अच्छा होता है, आपका पर्सनालिटी डेवलप होता है, फिर परेशानी आना जरूरी है। और कलाम साहब बोल के गए हैं कि जीवन में परेशानियां आपको तबाह करने के लिए नहीं, आपको डेवलप करने के लिए आता है। तो मैंने पूरा घर में कोरोना पेशेंट बोर्ड के सब मैं भी था। उसी दौरान पता नहीं एक नया चीज़ जन्म लिया, मैंने कभी कविता लिखा नहीं था, मैंने उस दौरान एक कविता लिखा जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। ध्यान से सुनिएगा, लाइव सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें क्या है। तो ध्यान से सुनिए, कविता कुछ इस प्रकार है। तू चलता चल ऐ राही, एक दिन जरूर जित जाएगी, तू चलता चल ऐ राही,
एक दिन जरूर जीत जाएगा, रख अपने मन पर विश्वास, तुझे रोक कोई ना पाएगा, तुझे रोक कोई ना पाएगा। सुख दुख मान अपमान सब कुछ एक छलावा है, सुख दुख मान अपमान सब कुछ एक छलावा है, जो जैसा चल रहा चलने दे, यही प्रकृति की माया है, यही प्रकृति की माया है। और इस पथ पर कोई बाधाएं ना आए, इस पथ पर कोई बाधाएं ना आए, ये सिर्फ एक भ्रम है। रख एकाग्र मन को अपने लक्ष्य पर, तुझे करना सिर्फ अपना कर्म है, तुझे करना सिर्फ अपना कर्म है। इसीलिए रुद्र कहता है तू चलता चल ऐ राही, दिन जरूर जीत जाएगा, रख अपने मन पर विश्वास, तुझे रोक कोई ना पाएगा।